सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021। तो पहले आप ये ध्यान दो कि हमने यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं लिखा। ऐसा क्यों भला? ऐसा क्यों भला? क्योंकि सीबीएसई खूबसूरत बहुत है लेकिन भरोसे के लायक नहीं है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सीबीएसई खूबसूरत बहुत है लेकिन भरोसे के लायक नहीं है। आप जिस टॉपिक को पढ़ के जाएंगे सीबीएसई यकीनन वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आप यकीनन या पक्के तौर पे ये नहीं बता पाएंगे। पक्के तौर पे हम ये नहीं कह सकते, पक्के से ये नहीं कह सकते कि इस टॉपिक से यही क्वेश्चन आएगा या इसी तरीके से आएगा। सीबीएसई उसी टॉपिक से किसी भी प्रकार से किसी भी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होगा? लास्ट 5 to 10 ईयर्स, 10 से 12 सालों के अगर आप क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करते हैं तो वहां से एक समरी निकल के आता है, एक सारांश निकल के आता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन जनरली पूछे जा रहे हैं, तो हम उसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मान लेते हैं। देखो यहां पे बिल्कुल भी इस गलतफहमी में नहीं रहना कि उसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हाँ, इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि बीते सालों में इस टॉपिक से या उन टॉपिक से सवाल आते रहे हैं, क्वेश्चंस आते रहे हैं, तो हम ये उम्मीद करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि इन टॉपिक से क्वेश्चंस इस बारी भी आएंगे। यानी कि इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि हाँ भाई इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन आएंगे ही या आएगा ही ये पक्के तौर पे कोई नहीं कह सकता। मैं तो इस बात की गारंटी नहीं ले रहा हूं, लेकिन बीते सालों में आते रहे हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि इस बारी भी आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ के जाना ही जाना है। उन टॉपिक को आप छोड़ के नहीं जा सकते। तो ये हम एक सीरीज ला रहे हैं। इस सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और आने वाले वीडियोस में हम उन्हीं टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस होंगे, यानी उन टॉपिक से रिलेटेड सीबीएसई ने बीते सालों में क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, किस तरीके से पूछे हैं, हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। डेरिवेशन भी डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, यानी कि टोटली हम लोग बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर, याद रखिए, ये बात अपनी जहन में बैठा लीजिए, इफ यू फेल टू प्रिपेयर you are prepared to fail. Once again I am going to repeat this line, if you fail to prepare you are prepared to fail. अगर आप तैयारी करने में असफल हैं या असफल हो रहे हैं या असफल हो गए हैं, अगर आप तैयारी करने में असफल हैं तो आप असफल होने के लिए तैयार हैं। तो बच्चा बहुत ही जी तोड़ मेहनत करके, बहुत ही सच्चे, कोरोना का आपने बहुत फायदा उठाया पिछले 8-9 महीनों में। अब वक्त नहीं है, कोरोना जा रहा है और उम्मीद करते हैं जल्दी से जाए। अब वक्त है एग्जाम का और सीबीएसई एग्जाम आपसे ले रहा है और तरीके से लेगा तो उसकी तैयारी बहुत ही तरीके से करनी पड़ेगी। तो डरने की बात नहीं है, हम और आप साथ मिलकर इसकी तैयारी करेंगे। जो भी दिक्कत होगी इस प्लेटफॉर्म पे, को स्टेम के प्लेटफॉर्म पे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन होता है ना, उसको भी दबाई दो। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। किसी महान आदमी ने बोला था कि ये सफलता का मंत्र, द की टू सक्सेस, ये नहीं है कि क्या करना है जिंदगी में, बल्कि ये है कि क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले ये जान लो कि क्या नहीं पढ़ना है। यस, हम लोग बात करेंगे पहले डिलीटेड टॉपिक्स की कि क्या क्या टॉपिक्स सीबीएसई ने कोरोना पैंडेमिक की वजह से डिलीट किया है। So these are the topics which are deleted from various chapters. This is chapter number 1, electric charge and fields. यहाँ से जो स्पेरिकल सेल था इस बार ही नहीं है, यानी कि स्पेरिकल सेल का टॉपिक डिलीटेड है इस बार, तो इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। डोंट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम। इस टॉपिक के बिल्कुल भी अपना कीमती वक्त जाया ना करें। दूसरा चैप्टर से कुछ डिलीट नहीं हुआ है। थर्ड चैप्टर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहां से उन्होंने कार्बन रजिस्टर्स को, कलर कोड को, कार्बन रजिस्टर्स, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर लास्ट ईयर तक हम लोग पढ़ते थे,
इस बार भी आपको स्कूल में पढ़ा दिया गया होगा, लेकिन ये इस बारी सीबीएसई ने बोला है कि भाई ये टॉपिक डिलीटेड है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स ये भी डिलीटेड है, तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, यहां से उन्होंने साइक्लोट्रॉन को हटा दिया है, डिलीट कर दिया है, जिंदगी से बेदखल कर दिया है इस बारी साइक्लोट्रॉन को। एंड चैप्टर 5 पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सीबीएसई को चैप्टर 5 से इतनी दिक्कत क्या थी, उन्होंने पूरा चैप्टर ही साफ कर दिया है। अब देखेंगे तो अब चैप्टर में कुछ खास बचा ही नहीं है। देखिए कितना क्या क्या हटा दिया। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल हटा दिया, बाल मैग्नेट का जो था, अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर, इसको आप चैप्टर 1 में भी पढ़ते हैं, एक्सियल एंड ब्रॉडसाइड, यहां भी है, इसको हटा दिया है। टॉर्क हटा दिया, और मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हुआ करते थे, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा करते थे, उसको भी इस बारी पूरा साफ कर दिया है। ओके, तो चैप्टर 5 सिमट के इतना से इतू सा हो गया है बस। तो हम देखेंगे कि उसमें अब क्या क्या पढ़ने के लिए बचा है बस, लेकिन बचा है, उसे जिंदगी से बेदखल किया लेकिन जाने नहीं दिया है। चलिए देखते हैं। चैप्टर 7 से इन्होंने हटा दिया है पावर फैक्टर को, पावर फैक्टर आपको नहीं पढ़ना, वाटरलेस करंट आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बढ़िया से समझेंगे तो यार आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा फिजिक्स में। बहुत ही शानदार चैप्टर है ये, क्योंकि इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं उनका एक निचोड़ है ये। एक पिछले वाले चैप्टर्स को पढ़ के ही आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझ पाते हैं। बहुत ही शानदार चैप्टर है, लेकिन उस शानदार चैप्टर का एक बहुत ही शानदार टॉपिक उन्होंने हटा दिया, डिलीट कर दिया है। डिस्प्लेसमेंट करंट हटा दिया है, पता नहीं क्यों, इसे नहीं हटाना था यार। बहुत ही शानदार एक कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट का। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, देखिए इसमें से क्या क्या टॉपिक्स डिलीटेड हैं, वहां पे आप अपना वक्त जाया ना करें। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हटा दिया है, स्फेरिकल मिरर्स हटा दिया है। क्लास 10 में आप स्फेरिकल मिरर्स ऑलरेडी पढ़ लेते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा होगा चलो इस बार इसको हटा ही देते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट हटा दिया है, और आसमान नीला क्यों दिखता है, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडियस अपीयरेंस ऑफ द सन, इसको हटा दिया इन्होंने। सनराइज एंड सनसेट, सनसेट की टाइम में आप जानते हैं जब सूरज उगता है तो लाल दिखता है, सूरज डूबता है तो लाल दिखता है, उसका रीजन आपसे पूछते हैं तो उसका रीजन जो जनरली स्कैटरिंग ही होता है, तो उन्होंने स्कैटरिंग साफ कर दिया है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसको भी उन्होंने डिलीट किया हुआ है। वेव ऑप्टिक्स से उन्होंने हटा दिया। देखिए पोलराइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था लास्ट ईयर्स के, अगर आप क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो पोलराइजेशन इस टॉपिक से सवाल उन्होंने पूछा है, काफी पूछा है। पोलराइजेशन, ब्रूस्टर्स लॉ, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, बहुत ही सारी चीजें पोलराइजेशन जो सवाल करते आए थे, तो शायद उनका मन भर गया होगा, अक्सर लोगों का मन भर जाता है। तो ये उन्होंने इस बार चला बोले चलो इस बार साफ करो इसको। प्लेन पोलराइज लाइट, ब्रूस्टर्स लॉ, ओके इसी लॉ की बात हो रही थी, उन्होंने इसको साफ कर दिया है। यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एंड पोलराइड्स, पोलराइड्स एक डिवाइस होता है, एक चिप डिवाइस है, प्लेन पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करने का, साफ किया, उसको हटा दिया उन्होंने। तो बिल्कुल भी अगेन आई एम रिपीटिंग कि भाई वहां पर टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, बस यहां से डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट गायब है, नहीं पढ़ना इसको। न्यूक्लियई से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उन्होंने हटाए हैं। अच्छा चलो कम पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यार नॉलेज आप ले सकते हो। अगर आप सीबीएसई बोर्ड 2021 के लिए पढ़ रहे हो तो आप न पढ़ें, लेकिन नॉलेज के लिए आप बेशक पढ़िए। लेकिन यहाँ पे हम लोग पास होने की बात कर रहे हैं, हाई स्कोर की बात करेंगे, तो हम ऐसे टॉपिक्स पे नहीं जाएंगे जो हमारे फिलहाल काम के नहीं है 2021 के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो रेडियो एक्टिविटी गायब है, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल या रेस बोलिए, वो गायब है, उनकी प्रॉपर्टीज को भी नहीं पढ़ना है। रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ, जब रेडियो एक्टिविटी हटा दिया है तो उसके लॉस को पढ़ के क्या करेंगे आप। एवरेज लाइफ एंड मीन लाइफ और एवरेज लाइफ एक ही है, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ को हटा दिया है। और यहां पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विथ मास नंबर, इसको हटाया है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने बाइंडिंग एनर्जी को हटाया कि नहीं हटाया। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को हटा दिया है, ऐसा उनके नोटिफिकेशन में था कि ये डिलीटेड है। अब यहां पे डाउट है कि क्या उन्होंने मास डिफेक्ट को भी हटाया है, क्या उन्होंने बाइंडिंग एनर्जी को भी हटाया है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व को भी हटाया है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ जो हम पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे।
क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, उसको हम डिलीट किया। सीबीएसई का भरोसा नहीं है, पहले ही मैं डिस्क्लेमर लगा चुका हूँ, आपको आगाह कर चुका हूँ कि खूबसूरत बहुत है लेकिन भरोसे के लायक नहीं है। और लास्ट में बोल देंगे हमने बाइंडिंग एनर्जी को नहीं हटाया, हमने बाइंडिंग एनर्जी कर्व को नहीं हटाया, हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को हटाया है बस। तो हम सजग रहेंगे, सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे और सावधान रहेंगे। और लास्ट में चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स, सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, शॉर्ट में बोलिए आप। यहाँ से उन्होंने जेनर डायोड को हटाया है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हटाया है। जेनर डायोड और वोल्टेज रेगुलेटर। जेनर डायोड एक स्पेशल टाइप का पीएस जंक्शन डायोड है जिसको हम लोग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज कर सकते हैं या करते हैं, तो उन्होंने इस बार उसको आराम दिया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चों को डाउट है या रहता है, लास्ट या उसके लास्ट ईयर में उन्होंने ट्रांजिस्टर को हटाया था और लॉजिक गेट्स को भी हटाया है, लॉजिक गेट्स एंड ट्रांजिस्टर को। तो इस बारी का नहीं पता कि उन्होंने ट्रांजिस्टर को रखा है कि नहीं रखा है। लास्ट के सालों में, बीते सालों में उन्होंने हटाया है कि इसको, ट्रांजिस्टर को और लॉजिक गेट्स को। इस बारी अब कह नहीं सकते कि वो ट्रांजिस्टर है कि नहीं है, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि चलो नहीं है, लेकिन पढ़ लेना ज़्यादा सही रहेगा सतर्कता के लिए, सावधानी के लिए। तो ये था डिलीटेड टॉपिक्स जो आपको नहीं करने हैं। इन टॉपिक्स पे आपको अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना है बच्चा, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दीज आर द डिलीटेड टॉपिक्स। सीबीएसई 2021 से ये चीज़ें गायब रहेंगी अगर भरोसा कर लें तो, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो हम भरोसा कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये है यूनिट वाइज, नॉट चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो एक बार नजर दौड़ा लीजिए। ओके, अच्छा नेक्स्ट नहीं हुआ क्या, ये देख लीजिए आप। ये है यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्पफुल रहेगा हम लोग अपनी जब स्ट्रेटेजी बनाएंगे। देखिए ये जो सेशन है इसका नाम ये है रणनीति। तो हम अपनी रणनीति तैयार करेंगे कि कैसे सीबीएसई बोर्ड 2021 में हमको फोड़ डालना है। हमारा नहीं फोड़ना चाहिए, हमको डिस्ट्रॉय नहीं होना है, हम सीबीएसई को फोड़ डालेंगे इस बार अपनी शानदार रणनीति के साथ। रणनीति बनाइए और उसको एग्जीक्यूट करिए। इंग्लिश में स्ट्रेटजी कहते हैं, स्ट्रेटजी कहने में दम नहीं है जितना रणनीति कहने में दम है। ओके ओके, सो दिस इज चैप्टर नंबर 1। देखते हैं अब क्या क्या टॉपिक्स आपको करके जाने ही जाने हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 1 टू चैप्टर 14 पूरा जाएंगे। क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं उस पर नजर डालते हैं। और पहले ही मैंने बताया आपको, ये वीडियो सीरीज लंबा चलेगा, आपका और हमारा साथ बना रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम तक, उसके बाद ही बना रहेगा। तो हम देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स जो हैं जो आते रहे हैं और जहां से आने की संभावना, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। और इन टॉपिक्स को हम अपने आने वाले वीडियोस में डिस्कस करते जाएंगे, उसके डेरिवेशंस करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और देखेंगे कि उस टॉपिक से उन्होंने कैसे घुमा फिरा के सवाल पूछा है। कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ओके, तो चलिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से सबसे पहला जो आप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो वो पूछते आए हैं, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है बहुत ही यूजफुल है, इसको पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी डिराइव करना होता है, एक बढ़िया डेरिवेशन है। दो पोजीशन जो है इंपॉर्टेंट है, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन एंड एक्सियल लाइन, इसको हम लोग करेंगे। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। एक्चुअली जब आप इक्वेटोरियल और एक्सियल कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर में बच जाता है गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन। इस चैप्टर में आप इसको छोड़ के नहीं जाना, जाना ही नहीं है। गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस, और उसमें भी देख लीजिए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, इसी की बात कर रहे थे हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें लीनियर चार्ज के लिए भी आ जाएगा। स्फेरिकल सेल तो उन्होंने हटा दिया है, तो बच गया है इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज एंड दो इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज भी हो सकते हैं, लीनियर चार्ज हो सकता है। हम इन दोनों की बात अच्छे से करेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे। चलिए आते हैं चैप्टर नंबर 2 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो भाई इस वाले चैप्टर में तो कैपेसिटर ही कैपेसिटर है, कैपेसिटर को आप छोड़ना ही नहीं, चाहे दम निकल जाए लेकिन कैपेसिटर को छोड़ना ही नहीं। कैपेसिटर ही चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैपेसिटर में भी जब हम डेरिवेशन की बात करेंगे तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे, और उसमें भी कंडीशंस हैं।
कहाँ गया, ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ और विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इन्हीं दो कंडीशन की बात हो रही थी। और यहां से न्यूमेरिकल बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उसको भी करना है। अच्छा, इससे पहले भी कुछ टॉपिक्स हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन, जैसा कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव करते हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पर। इन द सेम वे वी हैव टू डिराइव द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट या पोजीशन। एंड कैपेसिटर तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसको भी हम लोग करेंगे, आपको भी करना पड़ेगा। हम लोग, जब मैं बोल रहा हूं हम लोग, तो इसमें मैं भी हूं और आप सब हैं। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी थर्ड चैप्टर है ये। इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है ये इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं जाना बच्चा इसको छोड़ के। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, किरचॉफ्स लॉ या किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स के दो रूल हैं, वन इज केसीएल, वन इज केवीएल, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसी को आप जंक्शन रूल भी बोलते हैं, इसी को आप लूप रूल भी बोलते हैं, या क्लोज्ड नेटवर्क, क्लोज्ड मेश का रूल बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, यानी कि उसका जो स्टेटमेंट है और सिंपल न्यूमेरिकल्स पूछा गया है, पूछेंगे। एंड नाउ यहां पे आता है टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज, और उस व्हीटस्टोन ब्रिज पे डिपेंडेंट मतलब बेस्ड दो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वन इज, जिसका जिक्र यहां पे किया गया है, पोटेंशियोमीटर, एंड वन इज मीटर ब्रिज। पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज से न्यूमेरिकल्स आते रहे हैं। देखो, अब मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन या वर्किंग ऐसा नहीं पूछा है, या पोटेंशियोमीटर का भी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताइए, ऐसा कुछ नहीं है। पोटेंशियोमीटर से हम लोग मेनली, अच्छा, मीटर ब्रिज से क्या करते हैं, मीटर ब्रिज से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ओके, इस एक प्रैक्टिकल आपने किया होगा। पोटेंशियोमीटर से क्या करेंगे बच्चा, पोटेंशियोमीटर से हम लोग दो चीज करते हैं, दो मेन काम हम लोग करते हैं। वन इज डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन प्राइमरी सेल, तो उसका ये फॉर्मुला डेरिवेशन पूछ सकता है बाय पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से आप किसी भी गिवन प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। एंड सेकेंड हम लोग काम करते हैं कि ईएमएफ को कंपेयर करते हैं। दो अगर आपके पास प्राइमरी सेल है तो ईएमएफ को हम लोग कंपेयर करेंगे। फॉर्मूला आता है E1/E2 इक्वल टू L1/L2। तो हम लोग इसका जिक्र यहां पे कर दिए हैं, आने वाले समय में इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चा यहां से। चलिए चलते हैं अपने अगले चैप्टर पे, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, बायोट-सैवर्ट लॉ। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाता है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और बायोट-सैवर्ट लॉ के जो एप्लीकेशंस हैं, दो एप्लीकेशन मेन, टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपको डिटरमाइन करना होता है टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड सर्कुलर लूप। हम ये दोनों करेंगे, यह करना ही है आपको। बायोट-सैवर्ट लॉ पढ़ने के बाद बायोट-सैवर्ट लॉ का जो एप्लीकेशन है, दो मेन एप्लीकेशन है। आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव करना होता है फॉर लॉन्ग स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एंड सर्कुलर लूप के लिए उसके एक्सिस पर सेंटर पे भी निकाल सकते हैं। और उसके बाद आता है एम्पियर्स लॉ या एम्पियर सर्किटल लॉ। और एम्पियर सर्किटल लॉ का भी एप्लीकेशन है लॉन्ग स्ट्रेट वायर, टोरॉइड एंड सोलिनॉइड। सुना होगा आपने, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। सोलिनॉइड एंड टोरॉइड भी पढ़ना है आपको। एंड नाउ फोर्सेज ऑन मूविंग चार्ज। जब एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, जिसे हम मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो हम उसकी भी बात करेंगे। फोर्सेज ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्सेज ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो क्या है करंट, करंट एक्चुअली में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और अभी यहां पे हम जब इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर फोर्स लगेगा। तो अगर एक कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में है, करंट कैरिंग कंडक्टर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में है, तो भाई उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं ना, पूरा इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम फ्लो हो रहा है, तो उस पर भी फोर्स लगेगा। तो इसको भी पढ़ना है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नहीं है, बहुत काफी बड़ा चैप्टर है ये, तो और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। क्या होता है इसमें, ये हो गया करंट कैरिंग कंडक्टर, मान लो करंट ऐसा है, ये हो गया करंट कैरिंग कंडक्टर, मान लो ऐसा है। तो देखो जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इसका एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा,
दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और अभी आपने देखा पिछले वाले टॉपिक में, देखा नहीं है, देखेंगे कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगता है, तो इसमें करंट फ्लो होता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर इसके मैग्नेटिक फील्ड में है, उसके ऊपर फोर्स लगेगा, पहला चीज। सेकंड, इसको इन्वर्स कर लीजिए, कंडीशन को उल्टा कर लीजिए, हालात को बदल दीजिए। यार इसमें करंट फ्लो होगा तो ये भी तो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ना, ये भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और उस कंडीशन में ये जो वायर है ये भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग वायर है, ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उस पर भी फोर्स लगता है। तो हम लोग इसको बोलेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ओके, और यहीं से हम लोग एम्पियर को डिफाइन करेंगे। एम्पियर, व्हाट इज एम्पियर? हम एम्पियर उस साइंटिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं एम्पियर उनके नाम पे है। क्या है एम्पियर? ऐसा यूनिट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो ऐसा यूनिट है वो एम्पियर है। तो हम लोग यहां से करंट के ऐसा यूनिट को डिफाइन करेंगे। पूछता है कभी कभी, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। तो जब एक करंट कैरिंग कॉइल या लूप बोलो या कॉइल बोलो, अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर टॉर्क लगता है। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स, समझेंगे इसको। अब बात करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर भी आपसे पूछा जा सकता है, और उसका सेंसिटिविटी एंड कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर एंड अमीटर। गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, मुझे उम्मीद है कि आपको इन तीनों में डिफरेंस पता होगा। गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, नहीं पता तो पता चल जाएगा, सब्र करिए, इंतजार करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, दिस इज चैप्टर नंबर 5। और पता नहीं सीबीएसई को क्या इसे नाराजगी थी, क्या सिखवा था, क्या सिखाया था, सिमटा दिया है इतने में। अब इसमें बस आप देखो क्या पढ़ेंगे, जियो मैग्नेटिज्म पढ़िए बस, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, यानी कि आपको अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है और उसके जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये चीजें पढ़नी है। साथ में आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पढ़ सकते हैं। पिछले सालों में इन्होंने पूछा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है न्यूक्लियस के अराउंड में तो उसका आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है। करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, दिस इज चैप्टर नंबर 6, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या क्या देखिए चीजें आपको पढ़ के जानी है, यहां से कुछ भी चीज हटाया नहीं है। अभी आपने डिलीटेड टॉपिक्स देखे हैं, वहां यहां से कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है। मोशनल ईएमएफ और इंड्यूस्ड ईएमएफ, डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन, एडी करंट भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये दोनों ज्यादा जरूरी है, इन दोनों को करना ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़े। ऑल्टरनेटिंग करंट बहुत ही वास्ट चैप्टर है, वेस्ट नहीं वास्ट, बहुत ही बड़ा सा चैप्टर है, लेंथी सा चैप्टर है, लेकिन हाँ है इंपॉर्टेंट। क्या क्या चीजें पढ़ेंगे आप? रिलेशन बिटवीन आरएमएस एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट। आरएमएस रूट मीन स्क्वायर, करंट के लिए भी और ईएमएफ के लिए भी रिलेशन निकालना है। ऐसा कुछ रिलेशन देखा होगा, वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट अपन रूट 2, देखा है ना, आई आर एम एस आई नॉट अपन रूट 2, तो ये रिलेशन आपको डिराइव करना है। और उसके बाद आ जाते हैं हम लोग रिएक्टेंस पे, इंपिडेंस पे, रिएक्टेंस इंपिडेंस एंड एवरेज पावर इन सीरीज। और यहां फिर एक दुविधा में हम फंस जाते हैं, वहां लिखा हुआ है डिलीटेड टॉपिक में पावर फैक्टर को हटाया है। अब ये समझ नहीं आता कि उन्होंने एवरेज पावर को हटाया कि नहीं हटाया है। हाँ, लेकिन वहां पे लिखा हुआ पावर फैक्टर को हटा दिया, पावर फैक्टर को हटा दिया, वाटलेस करंट को हटा दिया इस चैप्टर से। लेकिन एवरेज पावर फिर वो बाद में सीबीएसई क्या भरोसा पलट जाएगा। हमने तो बोला था यार कि पावर फैक्टर नहीं है, सिलेबस में इसको कट किया है। एवरेज पावर पढ़ लेंगे, अच्छा टॉपिक है। एवरेज पावर, एलसीआर, एलआरसीआर एंड एलसी सर्किट, न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशन करने हैं आपको। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एक रेजोनेंस इन सीरीज, एलसीआर में रेजोनेंस को समझेंगे, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एक टॉपिक है। ओके, चलिए नेक्स्ट बोलते हैं। और ये वही चैप्टर है जिसको मैं बोल रहा था कि बहुत ही शानदार चैप्टर है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
तो देखिए इसमें से जो मेन टॉपिक था डिस्प्लेसमेंट करंट, टाटा बाय बाय हो गया उसका। तो अब इसमें आप पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होता है, और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। गामा रे से हम लोग रेडियो वेव तक जाते हैं, एक स्पेक्ट्रम बनता है। अगर नहीं पता है तो पता चल जाएगा, बस जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ और मेरे साथ। मेरा नाम पता है, पता चल जाएगा। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो डायरेक्ट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अच्छा पूछते नहीं है। ये पूछेंगे कि इस एप्लीकेशन के लिए हम लोग कौन सा वेव यूज करेंगे, इस एप्लीकेशन के लिए कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या स्पेक्ट्रम के किस रीजन का वेव हमको यूज करना चाहिए। तो ऐसा घुमा फिरा के पूछेंगे, आपको कंफ्यूज ही करना, कुल मिला के कंफ्यूजिया देंगे एकदम आपको। देखिएगा ना, हम नहीं, ये सीबीएसई वाले क्वेश्चन पेपर में हमारा काम तो आपको उस कंफ्यूजन से बाहर निकालना है, पूरा क्लियर करवाएंगे। उस टॉपिक से जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं या जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं सब करवाएंगे आपको इस वीडियो सीरीज में। अब है चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। दिखता है चैप्टर, लेकिन अपने आप में 2-3 चैप्टर को समेटे हुए है। तो इसमें देखिए आप पढ़ लीजिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डेफिनेशन और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, लेंस मेकर फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेंस मेकर फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म, प्रैक्टिकल किया है ना, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन टू साइन ए अपॉन टू, उस फॉर्मूले का डेरिवेशन है। हो सकता है वहां से वो न्यूमेरिकल भी पूछ लें। उसके बाद माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स, रे डायग्राम एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। एंड नॉट दिस इज चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 10 में इंटरफियरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इंटरफियरेंस में ही आप ये टॉपिक तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बहुत ही एक रिवोल्यूशनाइज्ड एक्सपेरिमेंट था, जिन्होंने साइंस भौतिकी फिजिक्स को एक नया मोड़ दिया, एक नई दिशा दी। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, डिफ्रैक्शन यूजिंग सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन में ये जो सिंगल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट है, ये जो डिफ्रैक्शन टू सिंगल स्लिट है, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से भी डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल आपको करने हैं। एक चीज जो यहाँ पे भूला हुआ हूं मैं, या स्लाइड बनाने वाले भूल गए, एक्चुअली मैं स्लाइड मैंने ही बनाया तो मैं ही भूल गया हूं। हाइगन्स, HUY, हाइगन्स बोलिए या हाइजेंस बोलिए, हाइगन्स थ्योरी। और हाइगन्स का वेव थ्योरी है, आपको पता है न्यूटन जो है वो पार्टिकल थ्योरी के वो सपोर्ट में थे, और हाइगन बोलते थे भाई वेव थ्योरी। लाइट को लेकर बहुत सारा डिलेमा रहा है, बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, पार्टिकल है, डिस्कस किया जाएगा लेटर ऑन चैप्टर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये तो बस आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने के लिए है। तो था भाई दिक्कत कि पार्टिकल है कि वेव है, पार्टिकल है कि वेव है, तो 2 ग्रुप बन गया था, पूरा साइंस कम्युनिटी डिवाइड थी, जो जिसको सपोर्ट करना चाहे वो कर सकता था। तो हाइगन्स का वेव थ्योरी है, और हाइगन्स के वेव थ्योरी से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन है। ये बहुत ही बारी उन्होंने पूछा है कि हाइगन्स के वेव थ्योरी से आप रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करो, यानी लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन को वेरीफाई करिए। तो ये हम लोग करेंगे जी, बहुत ही, छोड़ना नहीं इसको, छूटा मैंने छोड़ा तो आप नहीं छोड़ना, मेरा नंबर नहीं कटेगा, आपका नंबर कट सकता है। ओके, तो आपको ये भी करना है। चलिए आते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर पे। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, भाई देखो ये चैप्टर का नाम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर क्यों रखा है? इसका नाम तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही रख देना था, क्योंकि इस चैप्टर के नाम पे पूरे चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही भरा हुआ है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड जो लिनार्ड्स का ऑब्जर्वेशंस है, लिनार्ड्स ऑब्जर्वेशंस आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। लिनार्ड का ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे, वही ऑब्जर्वेशन, लिनार्ड का ऑब्जर्वेशन का जो कंक्लूजन बनता है वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉस बन जाते हैं। और फिर उस लॉस को एक्सप्लेन करने में क्लासिकल वेव थ्योरी फेल हो जाती है, इसलिए आइंस्टाइन आते हैं। अब आइंस्टाइन का एंट्री होता है एकदम धांसू एंट्री, मैं एक्सप्लेन करेगा इसको, लेकिन बच्चा इसको मैं पार्टिकल थ्योरी से ही एक्सप्लेन कर पाऊंगा, लाइट के पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन होगा ये। तो यहां पे फिर आपको आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी पढ़ना है। ओके, एंड चैप्टर 12 एटॉम्स है। अल्फा पार्टिकल, अल्फा कहां गया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, गाइगर मार्सडन का एक्सपेरिमेंट है, यहीं से आपका रदरफोर्ड का मॉडल आता है। एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस हाइड्रोजन लाइक एटॉम्स, इसका डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ सकते हैं। वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बोहर के जो 3 पोस्टुलेट्स हैं
बोहर मॉडल, एनर्जी लेवल्स, और एनर्जी लेवल में हाइड्रोजन का ये मेनली पूछेंगे। हाइड्रोजन के जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ा है ना, लाइमर, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये भी पूछा है, बहुत ही बारी पूछा है, तो इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। ओके, आपको भी पढ़ना है, आपको ही पढ़ना है, मेरा काम पढ़ाना है। चलिए आगे देखते हैं। न्यूक्लियाई, वही मैंने बोला ना, उन्होंने बोला कि भाई हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को हटा रहे हैं, तो अब ये नहीं पता कि उन्होंने बाइंडिंग एनर्जी कर्व को हटाया है कि नहीं, बाइंडिंग एनर्जी को हटाया है कि नहीं। तो हम सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, और मास डिफेक्ट पढ़ लेंगे। न्यूक्लियर फोर्सेस, बहुत ही बारीक क्वेश्चन पूछा है न्यूक्लियर फोर्सेस से, फोर्सेस नहीं, न्यूक्लियर फोर्स ही बोलिए। ओ सॉरी, ये क्या हो गया, न्यूक्लियर कैसे मिट लेगा ये, यहाँ तो आता है मिटाने के लिए, चलो ठीक है, बाद में कोई मिटा लेंगे, फोर्सेस मिली तो। मास डिफेक्ट पढ़ लेना है, न्यूक्लियर फोर्सेस पढ़ लेना है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पढ़ लेना है, और न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन पढ़ लेना है। डेफिनेशन पढ़ लेंगे, और वो इक्वेशन देके पूछ लेते हैं, चलो भाई इस इक्वेशन को कंप्लीट करो, यहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा। अब आते हैं लास्ट चैप्टर पे, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बोलिए, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। सेमीकंडक्टर डायोड में आप पीएन जंक्शन डायोड पढ़ लेंगे, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। और डायोड का एप्लीकेशन एज रेक्टिफायर, you know what is rectifier? Rectifier is a device which converts alternating current to direct current। हाफ वेव है, फुल वेव भी है, बहुत ही बारी पूछा है, तो इसको भी पढ़ना है, पढ़ना ही है। फोटोडायोड एंड सोलर सेल को भी पढ़ना है। ओके, और ट्रांजिस्टर को लेके जो डाउट है कि ट्रांजिस्टर है कि नहीं है, हु नोज, क्या पता आ जाए ना आए, लेकिन उन्होंने लास्ट साल हटा दिया, तो हम ये मानते हैं कि इस बार भी ये नहीं होगा, क्योंकि जब हटा ही रहे हैं तो जो हटा रही है तो उसको क्यों लाएंगे। ओके, सो दिस वाज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको एग्जाम में करके ही जाने हैं। अच्छा, ये टॉपिक आपको एग्जाम में पढ़ के ही जाना है। देखो, यही पढ़ के नहीं जाना है, इतना पढ़ के ही जाना है। जिनको जितना ज्यादा नंबर चाहिए, देखिए आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। लेकिन ये जो हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस किया है, ये उनके लिए है जो पूरा नहीं पढ़ सकते या पढ़ना नहीं चाहते, हालांकि सबको पढ़ना चाहिए। तो अगर आप पूरा पढ़ नहीं सकते, आपको लगता है कि मैं तो पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा, तो आप इन टॉपिक्स को करिए और करके ही जाइए एग्जाम में। ओके, तो देखो गारंटी तो नहीं दूंगा कि यही सही आएगा, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, 98-99% की प्रोबेबिलिटी है कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। ओके, अब जरा हम लोग स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, रणनीति की बात करते हैं। रणनीति क्या है, तो हम लोग मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, जो यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए, आपको लग रहा होगा यार ये तीनों चैप्टर मिला के देखो 1, 2 और 3, 12 नंबर आपको मिल जाता है। 1, 2, 3 बहुत ही लग रहा है 12 नंबर है, सर 18 नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा चैप्टर 9 में 4 चैप्टर मिल जाएगा आपको। ये 8, 9, 10 को मिलाएंगे तो आधा बुक में पार कर जाएगा ये, इसलिए आप 18 नंबर में मत जाइए। आप 11, 12, 13 को देखेंगे तो लगेगा यार इतनी सी है, 12 नंबर का है, तो पहले इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करिए आप। मैं उनके लिए रणनीति बता रहा हूं जो 23 का जो एक बाउंड्री है उसको क्रॉस करना चाह रहे हैं। तो पहले आप 11, 12, 13 को साफ कर लीजिए, पूरा एकदम क्लियर कर लीजिए। 11, 12, 13 को करेंगे, 12 नंबर आपका हो जाएगा। उसके बाद सेमीकंडक्टर, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को पढ़ लीजिए, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, याद करने वाली चीजें हैं, बायो वालों को दिक्कत होगी नहीं, धट्टा मार के खत्म। तो 12 और 7 19 हो जाएगा। उसके बाद पीछे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए आप पढ़ सकते हैं। देखो मैं उन टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ जो आसान है अभी, आप चैप्टर 1 पे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गॉस थ्योरम और कैपेसिटर है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। गॉस थ्योरम एंड कैपेसिटर से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी है, डिफ्ट वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले आपको यही बताया अभी इसी वीडियो में। डिफ्ट वेलोसिटी आपसे पूछेंगे, किरचॉफ लॉ इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियोमीटर से आते हैं। तो पहले आप ये जो 23 की एक सीमा है, उस सीमा को पार करने की कोशिश करिए और ऐसे चैप्टर्स का चुनाव करिए। देखिए आप मेरी रणनीति से ही चलिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा, आप ऐसे चैप्टर्स का चुनाव करिए जो आपको लगता है कि यार इसको तो मैं कर लूंगा, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे इंटरेस्ट है इस चैप्टर्स में। तो ऐसे चैप्टर्स का आप चुनाव करो जिसमें आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिसमें आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है ना, आप किसी भी हद तक जाके उसे पालोगे। ठीक है, हद तक जाने से ज़्यादा है ना, आप किसी भी हद तक गए हो किसी के लिए, तो इस बार ही पास होने के लिए जाना है, अच्छा स्कोर करने के लिए जाना है, किसी भी हद तक जाना है, दिन रात एक कर लीजिए और पढ़ाई करिए। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही।
हम लोग मिलेंगे अब अपने अगले वीडियोस में इन्हीं टॉपिक्स के बहुत डिटेल्ड वर्जन्स में। हम लोग एक्सप्लेन करते जाएंगे, इन टॉपिक्स को पढ़ते जाएंगे। ओके, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में, तब तक के लिए अलविदा।